हर हर महादेव एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ केदारनाथ से जुड़ी हुई हर एक छोटी से छोटी बात, ताकि अगर आप इस साल केदारनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं 2026 में, तो आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो इस साल केदारनाथ जी के दर्शन करने मैं कपाट खुलने से एक दिन पहले ही प्रांगण में पहुंच गई थी, यानी कि 21 अप्रैल को, एंड 22 अप्रैल 2026 को कपाट खुले थे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंप्स से रिलेटेड, स्टे से रिलेटेड, ट्रैक की डिफिकल्टी लेवल से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, क्या आपको पैक करके ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए, पोनी खच्चरों को अगर आप हायर करना चाहते हैं, पिट्ठू को अगर आप हायर करना चाहते हैं, बेस्ट टाइम कौन सा है जाने का, एंड क्या कॉस्टिंग आती है अगर आप केदारनाथ की यात्रा प्लान करते हैं, रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है, भीड़ कैसी होती है किस महीने में। सबसे पहली चीज़ जो अगर आपको ध्यान देनी है, जिसपे अगर आप यात्रा कर रहे हैं इस साल, तो वो है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन दो तरीके से हो सकते हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का लिंक मैंने आपको कैप्शन में भी मेंशन कर दिया है, ऑन स्क्रीन पे भी मेंशन है, यहाँ से जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने के काउंटर्स आपको मिलेंगे हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश और सोनप्रयाग में। इन चारों ही जगह वहां जाकर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, खुद का भी और आपके साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं उनका भी। तो अब बात आती है कि यात्रा एक्चुअली में स्टार्ट कहाँ से होती है। भारत के किसी भी कोने में अगर आप रहते हैं तो सबसे पहले आपको पहुंच जाना है हरिद्वार या ऋषिकेश। तो हरिद्वार और ऋषिकेश से आपको केदारनाथ जी के लिए और बद्रीनाथ जी के लिए, दोनों के लिए ही डायरेक्ट टैक्सी भी मिल जाती है। लेकिन अगर आप इस यात्रा को टुकड़ों में करना चाहते हैं तो ऋषिकेश से आपको पहुंचना होगा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से आपको पहुंचना होगा सोनप्रयाग, एंड सोनप्रयाग से गौरीकुंड। गौरीकुंड वो असली जगह है जहां से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। होटल्स जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन बुक करेंगे तभी आपको मिलेंगे, आप ऑफलाइन जाके भी होटल्स हैंड टू हैंड सोनप्रयाग में, सीतापुर में, रामपुर में सब जगह बुक कर सकते हैं। सोनप्रयाग से 4 किलोमीटर आगे आता है गौरीकुंड, जहां से आपकी असली पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुंचने के लिए आपको लगती है 50 रुपए की एक टैक्सी, जो कि आपको सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक पहुंचाती है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है गौरीकुंड पहुंचने का। आप चाहे तो पैदल जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट व्हीकल को सोनप्रयाग के बैरिकेडिंग पे ही रोक दिया जाता है। सोनप्रयाग वो लास्ट पॉइंट है जहां पे आपकी पर्सनल या फिर कमर्शियलाइज टैक्सी जा सकती है। सोनप्रयाग, सीतापुर, रामपुर में काफी बड़ी बड़ी टैक्सीज की एंड टेम्पो ट्रेवलर्स की, बसेस की पार्किंग बनी हुई है, एंड यहाँ पे होटल्स की भी कोई कमी नहीं है। अगर आपको आपको अपने बजट में होटल्स चाहिए, 500 रुपीज से लेकर 2500 रुपीज तक हर बजट को केटर करने वाला होटल आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड खाने पीने की भी हर सुविधा उपलब्ध है। एज कम्पेयर टू सोनप्रयाग, गौरीकुंड में स्टे ऑप्शंस थोड़े आपको एक्सपेंसिव मिलेंगे, क्योंकि वहां से आपको ट्रैक करने के लिए काफी इजी रहता है। डोली जो है वो सबसे पहले उखीमठ के मंदिर से चलती है, गुप्तकाशी आती है, देन फाटा जाती है, देन गौरीकुंड जाती है, एंड गौरीकुंड से असली चढ़ाई स्टार्ट होती है केदारनाथ। गौरीकुंड में पार्वती जी का एक मंदिर भी है, जहाँ पे उन्होंने हजारों साल तपस्या करी थी शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए। तो आप मंदिर भी आप जरूर वहाँ पे विजिट करिए। फिर मंदिर विजिट करने के बाद गौरीकुंड का थोड़ा सा आपको एरिया का ओवरव्यू बता देती हूँ। गौरीकुंड में जो मार्केट है वो 24/7 ऑन रहता है, क्योंकि हर तरीके के लोग अपनी यात्रा अलग अलग समय पे स्टार्ट करते हैं। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक की जो ट्रैकिंग है वो गवर्नमेंट क्लेम करती है कि वो 16 किलोमीटर्स की है, लेकिन पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस में मैं 2 बार गई हूँ केदारनाथ, एंड मुझे वो लगभग 20 किलोमीटर्स की लगी। और मुझे इस साल 10 घंटे लगे ट्रैकिंग करने में, एंड पिछले साल मुझे 12 घंटे लगे थे सेम ट्रैक करने में। अगर आप ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप जितना जल्दी ट्रैक स्टार्ट करेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी एनर्जी और ज्यादा ड्रेन होती है। तो बेटर है कि आप अर्ली मॉर्निंग, जैसे मैंने पर्सनली ये ट्रैक सुबह 4 बजे उठ के स्टार्ट कर। गौरीकुंड के और दो ऐसी खास चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि अगर आपको पिट्ठू करना है या फिर अगर आपको खच्चर करना है, तो वो गौरीकुंड ही ऐसा स्टॉप है जहां से आपको ये दोनों चीजें ऑफिशियल यूनियन से रिलेटेड, आपको पोनीज और जो पिट्ठू होते हैं वो आपको गौरीकुंड से ही मिलते हैं, क्लोक रूम के वहां। तो अब बात करते हैं क्लोक रूम फैसिलिटीज की। आपको 100 रुपीज पर डे पर पर्सन के हिसाब से अपना सामान रखने के लिए जगह गौरीकुंड और सोनप्रयाग दोनों ही जगह मिल जाएगी। तो आप, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सामान आप कैरी नहीं कर सकते हैं, आप जितना हल्का से हल्का बैग अपना रखें उतना ज्यादा बेटर होगा। इसलिए अगर आपके पास ज्यादा सामान है तो आप क्लोक रूम में वो सामान रख के जाइए। गौरीकुंड में आपको काफी सारी शॉप्स मिलेंगी। अगर लास्ट मोमेंट अगर आपको कुछ वुलन्स बाय करने हैं, या फिर आपको कोई पिट्ठू बैग आपको कैरी करना है, वो आप खरीद सकते हैं वहां से। खाने पीने की सबको सुविधा अवेलेबल है। एंड अगर आप सामान भी अपना किसी पिट्ठू के साथ कैरी करवाना चाहते हैं, जैसे आपका बैकपैक है, के 3 तरीके हैं। या तो आप खच्चर से जा सकते हैं, या फिर आप पैदल ट्रैक कर सकते हैं, या फिर
आप पिट्ठू की सवारी कर सकते हैं। एंड इन तीनों की कॉस्ट अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे सस्ता होता है पैदल ट्रैक करना, उसके बाद आता है पोनी से ट्रैक करना, तीसरे होता है आपको अगर पिट्ठू आप हायर कर रहे हैं तो वो 5 से 7 हज़ार तक आपको ऊपर ले जाने के चार्जेस ले सकते हैं। एंड एक सवारी होती है जिसमें 4 लोग आपको पूरी एक डोली में लेकर जाते हैं, जिसके चार्जेस अराउंड 20,000 15 to 20,000 के अराउंड वैरी करते हैं। पोनी के जो चार्जेस रहते हैं वो वैरी करते हैं। अगर आप गौरीकुंड से पोनी लेते हैं, जो ऑफिशियल रेट है जो कि यूनियन ने या सरकार ने मिलकर तय करा है, वो है 2500 रुपीज़, जो कि आपको नीचे से लेकर एक गौरीकुंड का घोड़ा पड़ा हुआ है एंड एक नंदी बेस कैंप पे घोड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक के आपको 2500 रुपीज़ देने हैं। उसके अलावा अगर आप रास्ते में बीच में कहीं जैसे थक गए हैं और फिर आपने डिसाइड करा है कि हमें अब खच्चर की सवारी करनी है, तो बी वेयर कि आपको ऊपर जाके थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिल सकता है, 3,000-3,500 भी मांग सकते हैं। एंड इट डिपेंड्स आपकी बार्गेनिंग स्किल के ऊपर कि आप उनसे कितना बार्गेन करके अपना रेट कम करवा सकते हैं। सो ट्रैक पिट्ठू गौरीकुंड से स्टार्ट करने के बाद आपको रास्ते में काफ़ी सारी शॉप्स मिलेंगी खाने पीने की। खाने में आपको मेजॉरिटी जो चीज़ें मिलने वाली हैं वो लाइट ही मिलेंगी। फॉर एग्जांपल आपको पराठे मिल जाएंगे इजीली, दाल चावल, कड़ी चावल, चना चाट मिल जाती है आपको। मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो आपको हमेशा लाइट ही खाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रैक काफ़ी मुश्किल है। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रैकर नहीं है तो आपके लिए ये ट्रैक मॉडरेट टू डिफिकल्ट के कैटेगरी के अंदर आएगा। तो इसलिए बेटर है कि आप हल्का चीज़ें खाएं एंड सबसे इम्पोर्टेंट आप पानी पीते रहें, हर किसी ना किसी तरीके का लिक्विड आप हमेशा लेते रहें। या तो आप छाछ पी सकते हैं या फिर आप वहाँ पे जगह जगह लोग छोटे छोटे स्टॉल लगाकर खीरे बेचते हैं, ककड़ी बेचते हैं, वाटरमेलन बेचते हैं, और आप बुरहान का जूस भी पी सकते हैं जो कि उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है। आप पी के देखिए, काफ़ी टेस्टी होता है एंड इट्स फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। सो उसके अलावा आप वाटरमेलन खा सकते हैं। फ्रूट चाट आपको मिल जाएगी जो कि आप 50 रुपीज़ की एक प्लेट होती है, क्योंकि अब लोग कैरी कर करके लेके जाते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो ये है कि यहाँ पे खाना जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ों की, खाने की, जो भी आप सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, चाहे आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उनकी कॉस्ट धीरे धीरे ऊपर करते करते बढ़ जाएगी। सो आपको 50 रुपीज़ की एक फ्रूट की प्लेट मिल जाएगी, आप वो खा सकते हैं। खीरा, ककड़ी, छाछ पी सकते हैं, पानी आप ध्यान रखिए। और इस रास्ते को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। गौरीकुंड से आता है जंगल चट्टी जो कि 2.5 किलोमीटर का रास्ता है। जंगल चट्टी से भीमबली आता है जो कि अगेन 2.5 किलोमीटर का रास्ता है। भीमबली के बाद आता है रामबाड़ा, एंड रामबाड़ा से जो है असली चढ़ाई शुरू होती है जो कि ऑलमोस्ट 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे है। जो पहले का आधा रास्ता है वो आपको कवर करने में जितना टाइम लगेगा लगभग उसका दुगना टाइम आपको लगेगा रामबाड़ा से नंदी बेस कैंप तक पहुंचने के लिए। ट्रैक करने का एक बहुत ही आसान एंड इफेक्टिव तरीका है जो कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से गेन करा है, वो ये है कि आप जल्दी जल्दी चढ़ाई मत करिए। आप हमेशा कोशिश करिए कि एक एक सांस के साथ अपना एक एक स्टेप ले, ताकि आपकी बॉडी को थकान ना हो। अगर आप जल्दी जल्दी चलेंगे तो आपको लगेगा ऐसा कि आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, लेकिन इवेंचुअली आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा थकती है एंड आपको उतने ही ज़्यादा ब्रेक्स लेने पड़ते हैं, तो कि लास्ट में वो आपको उतना ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बेटर है कि आप धीरे धीरे चलें और चलते रहें। तो रास्ते में आपको मंदाकिनी नदी देखने को मिलेगी, ब्रिज क्रॉस करके रामबाड़ा स्टार्ट हो जाता है। रामबाड़ा पहले 2013 की आपदा से पहले रामबाड़ा में बसावट हुआ करती थी, लेकिन आपदा के बाद ये पूरा ढह गया एंड अब यहाँ पे कोई भी स्टॉपिंग पॉइंट नहीं है। और पूरे रास्ते भर में लाइट तो खाना ही है, पानी पीते रहना है। तो पानी की जैसे अगर आपको नीचे से 50 रुपए की बॉटल मिलना स्टार्ट हो जाती है और ऊपर पहुँचते पहुँचते वो 100 रुपए की हो जाती है, तो उससे बेटर है आप अपने साथ एक पानी की बॉटल कैरी करें। एंड जगह जगह हर जगह वहाँ पे नेचुरल वाटर रिसोर्सेज के लिए टंकियाँ लगाई हुई हैं, तो आप उनसे पानी भर के पी सकते हैं एंड वो भी बिल्कुल साफ़ होता है, पीने लायक होता है। आपको उस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो गंदा होगा या क्या होगा। वो नेचुरल सोर्सेज है पानी। जितने भी जो होटल वाले हैं वो सारा खाना बनाने में वही पानी इस्तेमाल करते हैं, तो बॉटल खरीदने से बेटर है कि आप नेचुरल सोर्सेज से पानी इस्तेमाल करें। और रास्ते भर में वॉशरूम्स आपको इतना फ्रिक्वेंटली नहीं मिलेंगे, पर हाँ ये समझ लीजिए कि हर 3 किलोमीटर में आपको वॉशरूम्स मिल जाएंगे। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं तो इस रास्ते यही रास्ता है जहाँ से खच्चरों को भी जाना है और इसी रास्ते से आपको भी जाना है। कभी कभी ऐसा होता है जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो खच्चरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनके ऊपर सामान लदा होता है, लोग बैठे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि वो एक तो पीछे से लात मार देते हैं और ऊपर से वो धक्का देके भी आगे आपको चले जाएंगे, तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि वो भागते आते हैं एकदम से। और उनके केयर टेकर भी एक होते हैं 4 घोड़ों के साथ। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वो आपको बचा के नहीं चलेंगे, तो आपको अपनी ध्यान खुद रखना है, अपना रास्ता खुद देख के चलना है। अब आता है नंदी बेस कैंप।
नंदी बेस कैंप से मंदिर की दूरी है लगभग 1.5 किलोमीटर। नंदी बेस कैंप से आपको बड़ी बड़ी कैंप साइट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, GMVN की कैंप साइट्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड या तो अगर आप थक गए हैं तो आप बेस कैंप में ही रूम ले सकते हैं, कैंप ले सकते हैं, या फिर आपके अंदर अगर एनर्जी है, स्टैमिना है, तो आप मंदिर तक भी जा सकते हैं। सो स्टे ऑप्शंस आपको नंदी बेस कैंप से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 500 रुपीज़ पर पर्सन में आपको एक ज़मीन पे लगा हुआ यानी फ्लोर बेडेड कैंप मिलेगा, जिसमें आपको या तो वो सोने के लिए रजाइयाँ देंगे या फिर आपको एक स्लीपिंग बैग दिया जाएगा। एंड इसमें ये ध्यान रखिए कि आपको खाना नहीं मिलता है, खाने के लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है। 500 इज़ जस्ट फॉर द बेड। और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप कोई ऐसा कैंप लें जहाँ पे वॉशरूम पास हो, क्योंकि कैंप्स में मोस्टली वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं होती है। तो जो गवर्नमेंट ने सुलभ के जो वॉशरूम्स बनाए हैं उसी के पास वाली अगर आप कैंप साइट लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको रात बेरात अगर कभी जाना पड़ता है या फिर सुबह आपको जाना है तो वहाँ पे आपको इजी रहेगा। मैंने 2 बार से कैंप्स बुक करे थे, लेकिन इस साल मैं GMVN की बुकिंग भी करके गई थी। तो मुझे अगर मैं कंपेयर करूँ GMVN के कैंप्स और बंक बेड्स को कंपेयर टू द नॉर्मल बेडेड कैंप्स, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप GMVN के कैंप्स बुक करें, क्योंकि ऊपर पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड होती है एंड कैंप्स के अंदर कितना ही आप बचा लो, हल्की सी हवा घुसती ही घुसती है। तो बेटर होगा कि 1300 रुपीज़ में आपको GMVN के बंक बेड्स मिल जाएंगे, जो कि आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही बुक कर सकते हैं। वो आपको एक रूम में 10 बेड मिलते हैं, बंक बेड डबल डबल, एंड वहाँ पे 2 वॉशरूम्स होते हैं। वहाँ पे आपको गर्म पानी भी मिलता है, प्लस आपको डिनर भी इंक्लूडेड होता है, एंड आपको पीने का भी गर्म पानी मिलता है, नहाने का भी गर्म पानी मिलता है। सो आई वुड सजेस्ट GMVN ओवर एनी कैंप एनी डे। और सबसे बड़ी बात कि आपको वहाँ पे किसी चीज़ की बेसिक सुविधाओं की कमी नहीं होने वाली है। फॉर एग्जांपल पानी कभी ख़त्म नहीं होगा वहाँ पे, एंड इलेक्ट्रिसिटी की कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना सेटअप करें। अगर आप ऐसे बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में जा रहे हैं, जब कपाट खुलने से पहले, जैसे मैं गई थी इस साल, तो हो सकता है आपको ये थोड़े इश्यूज़ फेस करने पड़े, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी थी, तो लोग अपना कैंप सेटअप नहीं कर पाए थे, धीरे धीरे रास्ते खुले थे, तो सुविधा होने में सबको टाइम लग गया। मैं पर्सनली 1 रात बिना लाइट के रुकी थी अपने कैंप में। तो धीरे धीरे सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी आपको, लेकिन GMVN मैं प्रेफर करूंगी कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या आप सोलो भी ट्रैवल कर रहे हैं, आई थिंक 1300 इज़ मोर देन फेयर एट अ प्लेस लाइक दिस, जहाँ पे सुविधा की इतनी कमी है। सो अब बात करते हैं बेस्ट टाइम कौन सा है जाने की। सो हर साल अप्रैल एंड में कपाट खोले जाते हैं, एंड भाई दूज के दिन अक्टूबर के आसपास कपाट बंद हो जाते हैं केदारनाथ जी के। तो बेस्ट टाइम कौन सा है जाने का, तो मैं अगर आपको बताऊं तो अप्रैल मई एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द जून में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि इस टाइम बच्चों की समर वेकेशन भी पड़ती हैं एंड कपाट खुलने के टाइम भी बहुत ज़्यादा भीड़ जाती है। और उसके बाद जून मिड से स्टार्ट होने के बाद जून जुलाई एंड मिड अगस्त तक मॉनसून रहता है। सो ये टाइम बिल्कुल भी सही नहीं है पहाड़ों पे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती हैं एंड झरने बहुत बड़े हो जाते हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी आपको जाना। एंड सबसे बेस्ट टाइम जो मैं बोलूँगी वो है सितंबर एंड अक्टूबर में जाने का। इस टाइम मौसम भी अच्छा होता है, आपको अफोर्डेबल रेट्स पे सब चीज़ें मिल जाती हैं, प्लस इस टाइम भीड़ भी बहुत कम होती है। करते हैं केदारनाथ के वेदर के बारे में। वेदर यहाँ का बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है। ये एनी टाइम आपको एकदम से धूप निकल आती है, कभी भी बादल आ जाते हैं। इस साल जिस टाइम डोली आई थी उस टाइम एकदम से स्नोफॉल होने लगी थी। तो मौसम के बारे में बिल्कुल भी कुछ डेफिनेटिव वे में कहा नहीं जा सकता है, कभी भी बारिश हो सकती है। बट यह है कि ठंड आपको कॉन्स्टेंटली मिलेगी, भले ही आप धूप में खड़े हैं, भले ही आप ठंड हो रही है, फॉग हो रहा है, बारिश हो रही है, ठंड आपको एनी टाइम मिलेगी अगर आप अप्रैल मई जून के मौसम में जा रहे हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप इन फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में जा रहे हैं तो यू हैव टू कवर योर नेक एंड यू हैव टू कवर योर हेड एट ऑल टाइम्स, क्योंकि ये सूखी ठंड होती है एंड एकदम से घुस जाती है। अगर आप रात में भी सो रहे हैं तो भी आप अपना हेड कवर करके ही सोएं। ऊपर खाने की अगर बात करी जाए तो खाना वहाँ पे आपको सब तरीके का खाना मिलेगा। नॉर्थ इंडियन में मेन कोर्स से लेकर स्नैक्स, मोमोज तक। इनफैक्ट मैंने इस साल एक स्टॉल देखी थी जो कि मोमोज, चाउमीन एंड रोल्स वगैरह आपको दे रहे थे। समोसे आपको मिल सकते हैं, बट मैंने कितने रुपए का समोसा खाया था, 40 रुपए का एक समोसा मिल रहा था वहाँ पे। सो कॉस्टिंग तो आपको महंगी मिलेगी ही मिलेगी ऊपर, क्योंकि अब ये रीज़न बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे वो बोलते हैं कि क्यों है इतना महंगा, क्योंकि यहाँ पे सामान पहुँचाने का और कोई भी साधन नहीं है। खच्चरों के द्वारा ही सारा सामान यहाँ से लेकर जाया जाता है, या फिर पिट्ठू अपने कंधे पे लाद कर जो है सारा सामान लेकर जाते हैं। तो उसकी वजह से हर चीज़ की कॉस्टिंग में एक बढ़ोतरी हो जाती है।
अगर आप कैंप में रुक रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप बार्गेन करके उनसे डिनर भी इंक्लूड करा लें, अगर उनके पास किचन है अपना अवेलेबल तो। अदरवाइज़ आपको खाने के, फॉर एग्जांपल मुझे वहाँ पे एक थाली 250 रुपये की है, पानी की बोतल 100 रुपये की है, समोसा 40 रुपये का है, और जो आप छोटी छोटी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं, जो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी पीना, बट स्टिल अगर आपको पीनी है तो वो भी 50 रुपये की मिलती है, जो 150 या 130 ml की होती है। सो बैग में आपको क्या कैरी करना है अगर आप केदारनाथ के ट्रैक के लिए जा रहे हैं? मेक श्योर कि आप अपना बैग हल्का रखें हमेशा। एक आपको जैकेट, डाउन फेदर जैकेट जो कि -डिग्री की होती है, अगर आप फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में जा रहे हैं, यानी कि अप्रैल में जून में जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। एक हेड बैंड या एक कैप, एक नेक को कवर करने के लिए कुछ भी अगर आपके पास हो, एक शॉल, मफलर या कुछ भी, एक डाउन फेदर जैकेट, एक नीचे आप जो ट्रैकिंग पैंट्स आप पहन सकते हैं जो कि बेस्ट होती है ट्रैकिंग करते वक्त, एंड वो इजीली ड्राइड भी होती है। ऊपर इजी फिट एक्टिव वेयर में भी आप जो फुल स्लीव की टी शर्ट्स हो सकती हैं वो पहन सकते हैं, क्योंकि धूप अगर बढ़ जाती है तो आपको टैनिंग होने का खतरा रहता है, वो इजीली ड्राई भी हो जाती है। नीचे आप ट्रैकिंग शूज़ ही पहने। ट्रैकिंग शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। बट ट्रैकिंग शूज़ अगर आप अच्छे खरीदते हैं कहीं से तो उससे आपको बहुत कंफर्ट मिलता है। आपको लगता है ऐसा कि स्पोर्ट्स शूज़ भी चल जाएंगे, लेकिन ट्रैकिंग शूज़ में जो कंफर्ट मिलता है, आपकी यात्रा 10 टाइम्स ईजी हो जाएगी अगर आप राइट पेयर ऑफ शूज़ अपने साथ लेके जाते हैं तो। उसके अलावा आप मेक श्योर कि आप ORS के पैकेट लेके जाते हैं अपने साथ, क्योंकि वहाँ पे जो है पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो अगर डिहाइड्रेशन का शिकार आप नहीं होना चाहते हैं तो उससे बेटर है कि आप अपने साथ ORS की एक बॉटल कैरी करें, ORS का एक पैकेट कैरी करें, एंड वो अपने पानी में मिला लें, सो दैट कम पानी में भी आपके जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है शरीर में वो पूरी होती रहे टाइम टू टाइम। उसके साथ आप बैग में एक प्रोटीन बार भी कैरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ नहीं खाना है हैवी अपने साथ, तो प्रोटीन बार या फिर ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आपको एनर्जी देती रहती है। चने आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ, ये आपको एनर्जी देते रहते हैं ट्रैक कंप्लीट करने के लिए। बैग में एक चीज़ जो कि बिल्कुल भी जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते वो है रेनकोट, क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है, बारिश कभी भी हो सकती है। सो अपने और अपने बैग की सेफ्टी के लिए आपको रेनकोट नीचे से ही आप कैरी करके जाएं। ऊपर भी आपको मिल जाएगा, बट जस्ट इन केस रास्ते में अगर कहीं होने लगी बारिश तो आपको दिक्कत होगी, तो रेनकोट आप नीचे से ही कैरी करके जाएं। अब बारी आती है हेल्थ सर्विसेज की। हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको किस तरीके की मिलती हैं यहाँ पे? वैसे तो जो भी मेजर चेक पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जंगल चट्टी हो गया, चीरबासा हो गया, भीमबली हो गया, रामबाड़ा हो गया, बड़ी लिंचोली, छोटी लिंचोली, इन सब जगह आपको प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप्स मिलते हैं, जहाँ पे आपको फ्री मेडिसिन जो कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से आपको प्रोवाइड करी जाती है। और नंदी बेस कैंप पहुंचने के बाद आपको एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल देखने को मिलता है, जो कि अभी सेट हो रहा है एंड मोस्ट लाइकली इस ईयर की यात्रा में सेट हो जाएगा। वहाँ पे आपको डॉक्टर्स मिलते हैं जिनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको सांस लेने में कोई तकलीफ है, या फिर आपको सर दर्द हो रहा है, या फिर इस तरीके की आपको किसी भी तरीके का कोई हेल्थ इशू है, तो आप वहाँ पे उन डॉक्टर से कंसल्ट करके फ्री में मेडिसिन ले सकते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके काफ़ी सारे बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को और बच्चों को, इनफैक्ट काफ़ी सारे एडल्ट्स को भी जिनके फिटनेस या स्ट्रेंथ कम होती है, उनको सांस फूलने की तकलीफ होती है, उनको सर में दर्द होने लगता है, या फिर उनको उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसको हम AMS का नाम देते हैं, जो कि होती है ऑल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस। इसमें ऐसा होता है कि जगह जैसे कोई प्लेन से कोई आदमी अगर हाइट पे जाता है, फॉर एग्जांपल किसी माउंटेनियस रीजन में जाता है, लद्दाख या फिर ऐसी किसी केदारनाथ जैसी जगह पे जाते हैं, तो उनको एडजस्ट करने में, अडाप्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। सो इसके सिम्टम्स ये हैं कि अगर आपको सर दर्द हो रहा है फॉर एग्जांपल, या फिर आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, या फिर आपको वॉमिटिंग हो रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि सांस पूरी नहीं आ रही है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये AMS के सिम्टम्स होते हैं। AMS, अगर आपको पहले से कोई एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है तो बेस्ट होगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर इस ट्रैक पर जाएं। उसके अलावा अगर जो सबसे बेस्ट मेडिसिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पे जाने वाले लोगों को, मेरे को भी बहुत काम आई है एंड मैंने काफ़ी लोगों को सजेस्ट करी है, वो है डायमॉक्स। सो अब बात करते हैं मंदिर के दर्शन के बारे में, जो कि मेन ही एस्पेक्ट है इस पूरी यात्रा का। हर कोई बाबा के दर्शन करने के लिए इतनी मेहनत करके इतनी दूर जाता है। सो मंदिर के कपाट सुबह 5 बजे खुलते हैं, जिसके लिए रात को ये कपाट इतने बजे बंद कर दिए जाते हैं। सो जब मंदिर खुलता है उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो 5 बजे कपाट खुलने
के लिए लोग रात में 2 बजे से लाइन में लग जाते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, रात में 2 बजे मेरे कुछ फ्रेंड्स लाइन में लगे थे एंड सुबह 11 बजे जाके उनके दर्शन हुए। अगर आप फर्स्ट हाफ वाले मंथ्स पे जा रहे हैं तो आपको जल्दी लाइन में लगना पड़ेगा ताकि आपको जल्दी दर्शन हो जाए। वहाँ पे लोग जो रेलिंग लगी हुई हैं वहीं पे सो जाते हैं रात से ही, कंबल लेकर, अपने अपने सेटअप्स लेकर, ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी दर्शन हो सके। 2 तरीके के दर्शन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। एक तो नॉर्मल जनरल दर्शन होते हैं एंड मंदिर के राइट साइड वाले गेट से वीवीआईपी दर्शन होते हैं। वीवीआईपी दर्शन के लिए आपको मिनिमम 1100 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ेगी एंड जनरल दर्शन के लिए कोई भी किसी तरीके की कोई फीस नहीं है। जब भीड़ बढ़ जाती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार एंड प्रशासन जो अंदर गर्भगृह में स्पर्श दर्शन हो सकते हैं, जहाँ पे आप बाबा को जल चढ़ा सकते हैं, फूल बेल चढ़ाते हैं, वो स्पर्श दर्शन 12 या 2 बजे के बाद बंद कर दिए जाते हैं भीड़ को देखकर। अगर भीड़ नॉर्मल है तो वहाँ पे आपको अंदर गर्भगृह में जाने की अनुमति दे दी जाएगी। अगर आपको विशेष पूजा करवानी है तो इस साल सरकार ने जो प्रावधान रखा है विशेष पूजा का, वो ये है कि रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे तक ही विशेष पूजा हो पाएगी, क्योंकि वीआईपी दर्शन के चक्कर में जनरल पब्लिक को दर्शन नहीं हो पाते थे। इस वजह से ये डिस्क्रिपेंसी कम करने के लिए विशेष पूजा का कार्यक्रम रात में रखा गया है। विशेष पूजा की बुकिंग आप ऑफलाइन कर सकते हैं या फिर अगर आप किसी पंडित जी को जानते हैं तो फ़ोन पे आप उनसे बुक करवा सकते हैं। अदरवाइज मंदिर के राइट साइड में सीढ़ियाँ चढ़ के आपको बुकिंग ऑफिस मिलेगा जहाँ पे आप विशेष पूजा करवा सकते हैं। अगर आपको कैंप नहीं चाहिए, बंक बेड्स नहीं चाहिए और आपको प्रॉपर रूम्स चाहिए तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि 15,000 के अपवर्ड्स में ही आपको मंदिर के प्रांगण में रूम्स मिलेंगे। एंड मोस्टली ये जो रूम्स होते हैं ये टूर ऑपरेटर्स के द्वारा पहले ही ग्रुप सिस्टम्स पे बुक्ड होते हैं। आप पहले से ही कंफर्म करके अगर अपने रूम आते हैं। ऑफलाइन रूम मिलने की फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ्स में बहुत मुश्किल सिचुएशन रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है एंड ऑलरेडी बुक्ड होते हैं मोस्टली रूम्स। तो आप या तो किसी टूर ऑपरेटर से अपने रूम्स बुक करवाएं। मिनिमम अमाउंट का रूम जो आपको मिलेगा 2 लोगों के लिए वो 5,000 रुपये से स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में, इससे कम नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा जो एक और डीटी है वो है भैरवनाथ जी। उनका ट्रैक है लगभग 1.5 किलोमीटर, जो कि मंदिर के राइट साइड से सीढ़ियाँ जाती हैं, वहाँ से स्टार्ट हो। तो भैरवनाथ जी का ट्रैक करने के लिए लगभग आपको 1 किलोमीटर या उससे थोड़ा कम ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जो कि मंदिर के राइट साइड से सीढ़ियाँ जा रही हैं, वहाँ से आप भैरवनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप केदारनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं तो आप भैरवनाथ जी के दर्शन भी ज़रूर करिए, तभी आपके दर्शन पूरे माने जाते हैं। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड ऊपर केदारनाथ जी में इतनी ठंड थी, मैं 3-3 रजाइयाँ लेके पर्सनली सो रही थी, फिर भी मुझे कोल्ड हो गया था। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना सर और गला हमेशा कवर करके रखें एंड जितना ज़्यादा हो सके आप गर्म पानी पीने की कोशिश करें। जहाँ पे आप रुके हुए हैं आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको गर्म पानी भर के दे दें बॉटल में, ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। पॉज करो। तो ऊपर मंदिर कपाट खुलने के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप मानसून में जाने का प्लान करते हैं उस टाइम पे लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उस टाइम पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती है, किसी तरीके की कोई लाइन नहीं होती है। आप सीधे सीधे जाके सामने से ही ऐसे दर्शन कर सकते हैं, 1-2 बार दर्शन कर सकते हैं इनफैक्ट। आप अपने रिस्क पे, अपने डिसीजन से ये चूज़ करें कि अगर आपको मानसून में जाना है, मानसून में आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं या फिर ट्रैक करके भी जा सकते हैं, तो आप ये चीज़ अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके जाइए कि आपको मानसून के टाइम पे जाना ही नहीं जाना है। अदरवाइज बेस्ट टाइम जो होगा वो मैं सितंबर-अक्टूबर बोलूँगी।